ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपके तीन मेथड थे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मेथड ऑफ मैट्रिक्स मिनिमा, या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। और तीसरा था आपका बैम मेथड या बोगल पेनल्टी मेथड। इन तीनों में से किसी से भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर उसने नहीं पूछा है तब। इन तीनों मेथड में क्या अंतर था? इन तीनों मेथड में जैसे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाते थे। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जैसे किसी भी आंसर को निकालते थे, सपोज करा उसका 2,500 आया, मेथड ऑफ मैट्रिक्स मिनिया से थोड़ा और कम आता था, और बोगल्स पेनाल्टी मेथड से बिल्कुल ही और कम आएगा, 1400 समथिंग आ जाएगा आपका। और इसके अलावा एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। पूरे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, चाहे एलपीपी में पढ़ा हो चाहे किसी में पढ़ा हो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्योंकि बिना इसके बात नहीं बनती है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? अगर कहीं फायदा हो रहा है, कहीं पे बेनिफिट है, तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और कहीं घाटा हो रहा है तो उसे मिनिमाइज कर दे। दोनों चीज करता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करता है। ये लास्ट आंसर बताता है, यानी इसके बाद कोई आंसर नहीं है। तो ऑप्टिमम आंसर, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा? मान लो इस क्वेश्चन में किसी में 2,500 आया, किसी में 1500 आया मेथड से, इसमें 1400 आया, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन करीबन 1350 या 1300 तक रहता है। वो बैम मेथड के पास में रहता है, लगभग बैम मेथड के पास में रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करो और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालो, तब आप इन तीनों में कोई एक मेथड लगाएंगे। उसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में एक यूआई बीजे मेथड, या उसे मोदी मेथड कहते हैं, उसे यूआई बीजे मेथड या मोदी मेथड कहते हैं इसे। ये मेथड कभी यूज होता है जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना हो। बिना पूछे नहीं निकालेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जब वो पूछेगा तभी, तब हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है? उस ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें यूआईवीजे मेथड या मोदी मेथड लगाते हैं। जैसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब लगाना ही होगा, आपसे पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो सबसे इजी यही रहेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाना और जंप करके सीधे यूआई मेथड से ऑप्टिमम सॉल्यूशन में पहुंच जाना, क्योंकि सबसे इजी यही पड़ता है, पहला वाला। इसमें कुछ करना नहीं होता, नॉर्थ से वेस्ट की ओर चलते हैं, सीधे आंसर निकलता रहता है। तो सबसे इजी यही रहेगा, इससे निकालो और सीधे आप यहाँ से पहुंच जाओ। अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सिंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उसने दी है, इन केस तब आप बैम मेथड लगा देना एग्जाम में, तब आप बैम मेथड लगा सकते हैं अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है। वैसे तो पार्टिकुलर नाम लेके ही पूछेगा कि नॉर्थ वेस्ट से करो, या मेथड ऑफ मैट्रिक्स से करो, या बैम से करो। अगर नहीं पूछता है तो आप बैम लगाना। और जहां ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात आएगी तो वहां फिर नॉर्थ वेस्ट और सीधे ऑप्टिमम। तो आज हम ये सीखेंगे यूआई वीजे मेथड या मोदी मेथड कैसे लगाते हैं, क्या होता है यूआई, ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है एक,
ये आपका क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। इसमें आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आप लोग को? ठीक ठीक। अब सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या चेक करेंगे हम? कोई भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं? बराबर होनी चाहिए, बैलेंस्ड है कि नहीं, इसे कहते हैं बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं। अब देखो इधर से क्या हो रहा है, 100 100 बराबर हो रहा है। ये बैलेंस प्रॉब्लम हो गई हमारी। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, क्योंकि ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंचना है। तो सीधे हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल सबसे इजी होता है। जब हमें यू आई बीजे मेथड लगाना ही है ऑप्टिमम का, तो हम सीधे इजी वाला लगा के जंप करके सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? ठीक, सीधे अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ, इसमें लगाओ आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने, इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाओ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या बताया था, आप इस साइड से चलते हैं नॉर्थ से वेस्ट की ओर। 4 पे कितनी डिमांड है? 30, आराम से दे देंगे, क्योंकि यहाँ 40 बना रही थी। 10 बचा, 10 यहाँ आ गया। यहाँ 30 थी, 10 ऑलरेडी हो चुका, 20 आ गया। 20 में 30, 10 था, तो 10 आ गया यहाँ पे। यहाँ डिमांड कितनी थी? 15 की, 10 आ चुका है, 5 डिमांड और पूरी कर दी। जब 5 डिमांड पूरी कर दी, यहाँ 15 बचा, 15 यहाँ आ गया, ये 20 पूरा हो गया। अभी यहाँ 5 की डिमांड रह रही थी, तो यहाँ आराम से मिल जाएगा, और 3 में यहाँ 5 चला जाएगा। सिंपल से एक बार में हो जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में। अब डी जनरेसी चेक कर लेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकाल लिया आपने। अब डी जनरेसी चेक करेंगे। डी जनरेसी के लिए क्या होता है, एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ कितने हमारे, 4 प्लस 5 माइनस 1 9। डी जनरेसी कैसे चेक करते हैं, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल होना चाहिए हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन के। तो कितने एलोकेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और m प्लस एन माइनस कितना है, 4 प्लस 5 माइनस 1 8, यानी डी जनरेसी नहीं है। अब इसका जेड निकाल देंगे। जेड कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं हम, जहां जहां ऑक्यूपाइड सेल है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। करो मल्टीप्लिकेशन करके बताओ जल्दी कितना आ रहा है। आ गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा लिया आपने। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाया आपने। जतिन, लगा लिया, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो दिखाई दे रहा अब।
अब दिखाई दे रहा अजीत? इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। बस केवल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाना है। मेरा जो मेन मोटो है आपको यूआई वीजे मेथड सिखाना, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ अब। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल तो आप लोग लगा ही लोगे। अब सीधे यूआई वीजे मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन आपने नोट किया, दोबारा यही क्वेश्चन दोबारा मैं नोट कर रहा हूँ। और कहाँ कहाँ था हमारा? 4 पे 30 था, इस पे 10 था, 2 पे 20 था, 3 पे 10 था, 6 पे 5 था, 3 पे 15 था, 5 था, 3 5। अब यूआई वीजे मेथड या मोदी मेथड में क्या करते हैं, हम एक और टेबल बनाते हैं। इधर यूआई लिखते हैं, इधर बीजे लिखते हैं कॉलम में, यूआई और बीजे। ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा होगा 4 पे 30 आ गया, 3 पे 10 आ गया, इसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपाइड सेल। ये भी ऑक्यूपाइड हो गया, ये भी ऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड हो गया। अब हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए पढ़ रहे हैं कि सपोज करा हमने 4 पे 30 दे रखा है या 3 पे 10 दे रखा है, कहीं जो अनऑक्यूपाइड सेल हैं इनमें कहीं रखने पे हमें और प्रॉफिट तो नहीं हो रहा कि हम धोखे से 4 पे 30 और 3 पे 10 दे दिया, या हमने इस पे दे दिया ऑक्यूपाइड सेल, किसी और अनऑक्यूपाइड सेल को ऑक्यूपाइड करने पर हमें और प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, क्योंकि बिजनेसमैन तो और प्रॉफिट चाहेगा। तो उसको चेक करने के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसीलिए होता है कि हम बिल्कुल बेस्ट आंसर देते हैं, कि उसके बाद कोई आंसर नहीं होता दुनिया में। तो वो चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें गलत तो नहीं दे दिया हमने, धोखे से किसी ऐसे को तो नहीं दे दिया जिससे मेरा प्रॉफिट पे नुकसान हो रहा हो। हम किसी ऐसे को दे सकते हैं बचे हुए में से जिससे हमें और प्रॉफिट हो। तो वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम यूआई बीजे मेथड यूज कर रहे हैं। अब यूआई बीजे मेथड में क्या करते हैं, यूआई और बीजे, इधर यूआई लिख लिया, इधर बीजे लिख लिया। अब जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन होता है उस लाइन या उस रो में हम जीरो लिख लेते हैं सामने। अब जैसे इस रो में कितने हैं? 2, इस रो में 2 2 2, कॉलम में 1 2 2 2 2। तो सब में बराबर है तो हमारी चॉइस है, हम कहीं भी ले सकते हैं जीरो। तो हमने यहाँ पे जीरो ले लिया यूआई के नीचे। पहला स्टेप, जीरो कहाँ लेना है? जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन होता है। सपोज करा इस कॉलम में एक एलोकेशन यहाँ होता, एक एलोकेशन यहाँ होता, तो 3 एलोकेशन हो जाते इस कॉलम में, तो कॉलम के नीचे जीरो लेते हैं, यानी बीजे के सामने जीरो लेते हैं। अभी तो सारा इक्वल था तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमने यहाँ जीरो ले लिया। अब ui यानी u1 की वैल्यू आ गई, फर्स्ट u1 की वैल्यू हमने जीरो सपोज कर ली अपने आप। अब बीजे की वैल्यू निकालने के लिए इस जीरो के अकॉर्डिंग ये जो ऑक्यूपाइड सेल का नंबर होता है ये घटा देते हैं। जैसे 4 में से जीरो गया, यहाँ आ जाएगा नीचे 4, 3 में से जीरो गया 3, यानी इधर वाले में से इधर वाले को घटाएंगे तो नीचे आएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो इधर आएगा। अब जैसे 2 में से 3 में से 3 घटाएंगे तो जीरो, 4 में से 4 घटाएंगे जीरो। समझ रहे हो इस बात को? अब जैसे यहाँ पे 2 है, यानी 2 में से 3 घटाएंगे तभी यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, 3 में से जब 1 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4,
3 में से 4 घटाएंगे -1। हुआ ये क्लियर? यानी जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन होगा उसमें यूआई या बीजे किसी एक के सामने जीरो मान लेंगे, जहां पे मैक्सिमम होगा। हमारे इस केस में बराबर थे तो हमने अपने आप सपोज कर लिया कि चलो यहां ले लेते हैं। कहीं भी ले सकते हो आप, किसी भी उसमें रो या कॉलम में। हमने यहाँ जीरो ले लिया। मैंने क्या करा, इधर वाले में से इधर को घटाया तो इधर आ गया बीजे की वैल्यू, ऊपर वाले में से बीजे को हटाएंगे इधर वैल्यू आएगी। देखो आप लोग, हो रहा है क्लियर? तो आगे बढ़े। हो रहा है क्लियर? ठीक। अब नेट एवुलेशन कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, हम ये देखते हैं कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी थी कि इन सबको हमने राजा बना दिया, बाकियों को हमने कुछ नहीं दिया था। अब बाकियों को हम चेक करते हैं कि बाकियों को हम चेक करते हैं। बाकियों का चेक कैसे करते हैं हम? बाकियों को चेक करने के लिए हम नेट एवुलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा जो डी आई जे होता है, डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। यानी जो अनऑक्युपाइड सेल है उसके लिए निकलेगा। अनऑक्युपाइड सेल कौन सा था, जैसे पहला ये था आपका D13। क्या है ये? D13। D13 का मतलब क्या हो गया? C1 13 माइनस U1 प्लस B3। जो अनऑक्युपाइड सेल है उसके लिए वैल्यू निकालनी है। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स का 3 था, 1 3 थर्ड पार्ट था, A11 A12 A13। तो ये क्या था हमारा? D13। D13 के लिए क्या होगा? सी आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। अब हमारे पास पहला रो कौन सी थी? 1। कॉलम कौन सा था? थर्ड। किस नंबर पे था ये DI3? फर्स्ट रो में, थर्ड नंबर पे। कॉस्ट कितनी थी C1 की? ये फिक्स होती है, ये कॉस्ट होती है। C मतलब कॉस्ट, 1 माइनस U1 कितना था? 0 प्लस B3 कितना था इसके नीचे? 4। तो ये कितना हो गया? -3। आया समझ में? ये नेट एवुलेशन निकालना है हम अनऑक्युपाइड सेल के लिए। अब जैसे ये वाला है, ये कौन सा नंबर है? D14। D14 के लिए क्या हो जाएगा? C14 माइनस U1 प्लस B4। यानी 2 माइनस 0 और 4 में क्या था आपका? 1। यानी 1। हो रहा है क्लियर? इसी तरह हम D15 का निकालेंगे। D15 का क्या हो जाएगा? 6 माइनस 0 और माइनस माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, ये 7। इस जितने भी अनऑक्युपाइड सेल हैं उसके लिए निकालना है। जैसे ये 1 के लिए निकालना था हमें, अनऑक्युपाइड 1 के लिए, तो क्या था? कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वीजे। 1 माइनस 0 प्लस 4, 2 माइनस 0 प्लस 1, 6 माइनस 0 माइनस 1। आ रहा समझ में? इसी तरह जितने अनऑक्युपाइड हैं, देखो एक ये था, एक ये था, अब सारे निकालने हैं हमें। D15 निकाल लिया हमने। अब D21, D24, D25 सारे निकालो आप। D31, D32, D35 और कौन कौन सा है? D41, D42, D43 सारे निकालो। निकालना सीख के कैसे निकालना है? अब जैसे D21 ये वाला जो मेंबर था आपका, मैट्रिक्स के हिसाब से क्या कहलाता है? D21 या A21। अब इसको निकालने क्या करेंगे? 5 माइनस -1 प्लस 4। 5 माइनस -1 प्लस 4, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा? डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। तो 5 माइनस -1 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 2। D24 कितना आ गया आपका? 4। ये आ गया 7। D31 कितना आ गया? 301। D41 आपका कितना आ गया? -6, -3 और -4। देखो आप लोग निकाल के।
हुआ ये क्लियर? बहुत सिंपल सा है, ये मैट्रिक्स में जैसे होता था, तो मैट्रिक्स के ये मेंबर हैं, और बस हमें अनऑक्युपाइड सेल देखना। हमारा अनऑक्युपाइड सेल कौन कौन सा था? अनऑक्युपाइड सेल ये था, D13, D14, D15, D14, D15। इधर से ये वाला अनऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है, D21, 24, 25, 31, 32, 35, 41, 42, 43। समझ रहे हो? और निकालना कैसे है? इसके लिए निकालना था D41 के लिए, तो क्या हो जाएगा? 2 - 4 + 4, 0। 2 - 4 + 4, 2 आ जाएगा आपका। 2 - 4 + 4, 8, 8 - 2 -6 आ जाएगा। इसी तरह 4 - 4 + 3, -3 आ जाएगा, 7 में से ही जाएगा। 4 - 4 + 4, -4 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है? बताओ। नहीं, अभी हम बता रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है कैसे अनऑक्युपाइड सेल पे निकालना है। बहुत इजी है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इसको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ में, इसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। ये निकाल लिया आपने, अनऑक्युपाइड सेल सारे निकाल लिया आपने। अब अनऑक्युपाइड सेल में देखते हैं मोस्ट निगेटिव कौन सा है। मोस्ट निगेटिव कौन सा है इसमें? सबसे अधिक निगेटिव। इसमें अनऑक्युपाइड सेल में जो हमने निकाला है वैल्यू DIJ की, इसमें मोस्ट निगेटिव कौन सा है? -6। और किस पे आ रहा है? D41 पे। देखो, पहला आपका D13 था, ये -3 आया। D14 था, ये 1 आया। फिर उसके बाद D15 था, ये 7 आया। ये सब पॉजिटिव आ गए, ये भी पॉजिटिव थे। केवल मोस्ट निगेटिव कौन सा था? निगेटिव में सबसे अधिक D41। D41 कहाँ था हमारा? 2 वाले पे। हो रहा है क्लियर ये? ठीक। डी अब हम इसमें यही करते हैं, DIJ हम इसीलिए निकालते हैं, मोस्ट निगेटिव देखते हैं कि मोस्ट निगेटिव किस पॉइंट पे मिल रहा है। अब इस पे हमें 2 पे मिल रहा है। 2 पे जब मिल रहा है हमें, तो हम ऐसा लूप बनाएंगे, एक हम लूप बनाएंगे इसमें। UIVJ मेथड में हम लूप बनाते हैं कि 2 हमारा जो था सबसे गरीब था, क्योंकि सबसे गरीब था या मोस्ट निगेटिव आ रहा था। अगर ये जो धनायण लोग हैं या जो रिच लोग हैं, इनमें से कोई अगर 2 को अपना पैसा दे दे, तो 2 रिच हो जाएगा। समझ रहे हो लूप कैसे बनना है? लूप हमेशा हमारा एक सीधा बनना है कि एक रो एक कॉलम में एक प्लस या एक माइनस हो। जैसे आपने 2 को कर दिया, 2 में प्लस किया, प्लस करना पड़ेगा उसे रिच बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी रो या कॉलम में माइनस ही आएगा हमने सामने। दो प्लस या दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते कॉलम या रो में। इस चीज को क्लियर रखो अपने दिमाग में। लूप कैसे बनाना है? लूप बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रो में अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं, तो उसके सामने इधर उधर कॉलम या रो में निगेटिव ही आएगी वैल्यू। एक रो एक कॉलम में एक प्लस माइनस चलना है, दो प्लस एक साथ नहीं चलेंगे, या दो माइनस एक साथ नहीं चलेंगे एक ही रो या एक कॉलम में, एक प्लस एक माइनस। अब जैसे 2 है, तो 2 को सबसे अधिक, अब ये जो पैसे वाले हैं यही देंगे अपना पैसा उठा के। समझ रहे हो इस बात को? सपोज किया कहीं आप चंदा मांगने जाते हो, तो जो अमीर लोग होते हैं वो गेट ही नहीं खोलते हैं। जैसे ये 4 वाला है, ये बहुत अमीर है, ये गेट ही नहीं खोलेगा, इसका ही कुत्ता बंधा रहेगा। चंदा भी कौन देता है? जो बहुत अधिक गरीब होता है। जो गरीब होता है वो चंदा दे देता है 1-2 रुपए। तो जब अब इनमें से इस पे 30 था, इस पे 10 था, इस पे 20, 20, 5, 5, 5, तो 2 को
कौन देगा पैसे अपने? ये 5 वाला दे सकता है। 2 को ये 5 वाला अपने पैसे देगा, यानी 2 प्लस हो जाएगा, 2 पे 5 रुपए आ जाएंगे, 2 पे 5 रुपए आ जाएंगे। जब 2 पे 5 रुपए ये अपना दे देगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसने अपने 5 रुपए 2 को दे दिए तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 रुपए इसने जब दे दिए तो ये प्लस हो गया, ये तो हो गया बेचारा जीरो, यानी यहाँ इसने माइनस कर दिया। जब यहाँ माइनस करा तो मैंने क्या बताया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये 15 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 20। जब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया। जब यहाँ माइनस हो गया, जब यहाँ माइनस हो गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, यानी ये हो जाएगा 15। जब ये प्लस हो गया तो इसके आगे क्या आएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा 15। जब ये माइनस हो रहा है तो ये प्लस, ये हो जाएगा 15। जब ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा 25। और 2 पे प्लस आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, हर रो हर कॉलम में एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब देखो लूप कैसे बना आपका? ऐसे। लूप कभी भी आपका जिगजैग नहीं बनेगा, लूप आपका ऐसे ही बनना है कि हर रो हर कॉलम में एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव वैल्यू रहेगी, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये सब अमीर थे, सबसे कम वाले ने इसको रुपए दे दिए 2 को। लूप हमेशा सीधा बनना है, जिगजैग नहीं बनना कि ऐसे करके लूप क्रॉस करके कहीं बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बनना। लूप लूप बिल्कुल सिंपल ऐसा बनना है कि एक रो एक कॉलम में एक प्लस एक माइनस रहे। अब देखो यहाँ जब 2 रुपए, दो जो सबसे गरीब था इसके -6 आ रहा था, इसको हमने अमीर किया। अमीर किसने किया? जो सबसे गरीब था, उसने अपने 5 रुपए दे दिए इसे चंदे में। जब उसने 5 रुपए दे दिए, वो बेचारा जीरो हो गया, कोई बात नहीं। इसके पास जब 5 रुपए आ गए तो बैलेंस करने के लिए जब यहाँ प्लस हुआ तो जाहिर सी बात है इसके इधर भी माइनस होगा, इसके इधर भी माइनस। इसके इधर ऑलरेडी माइनस हो चुका है क्योंकि ये 5 रुपए दे चुका है, और ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, यहाँ ये 25 हो गया। जब ये माइनस हुआ तो बैलेंस करने के लिए ये प्लस जुड़ गया, यहाँ 10 था यहाँ 15 हो गया। जब ये प्लस हुआ तो ये माइनस। देखो हर रो हर कॉलम में एक प्लस एक माइनस है, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। हुआ क्लियर? ठीक, ऐसे ही आपको लूप बनाने पड़ेंगे। तो लूप बनाना बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन करने, कोई भी करो तो एक रो एक कॉलम में एक प्लस या एक माइनस होना चाहिए। अब ये नहीं जैसे मैंने यहाँ प्लस कर दिया 5, आप यहाँ पे भी जोड़ दो 35 कर दो तो गलत हो जाएगा, दो प्लस हो गए, गलत हो गया। यहाँ प्लस है तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस होगा इसके सामने, और इसके इधर भी माइनस होगा। अब यहाँ माइनस है तो इसके सामने इधर ही प्लस होगा, इधर ही प्लस होगा। ये प्लस है तो इसके सामने इधर ही माइनस और इधर ही माइनस। 3 नहीं होंगे, दो ही दो होंगे केवल। फिर अब इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, तो हमने दोबारा एलोकेशन हो गया, यानी अब 2 पे भी आपका एलोकेशन आ गया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे हम। फिर आप जेड निकालेंगे। अब आपके नंबर ऑफ एलोकेशन चेंज हो गए थे यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ 4 के ऊपर 25 हो गया था क्योंकि 30 था, या माइनस हो गया था, या 2 के ऊपर 5 आ गया था, ये 5 जीरो हो गया था, ये 6 जीरो हो गया था।
अब हर क्वेश्चन को करने के बाद हम m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारी डीजेनरेसी आ गई। अब m प्लस एन माइनस वन कितना हो गया हमारा 8, m प्लस एन माइनस वन हमारा कितना हो गया 8। अब ये जीरो का मतलब तो ये गायब ही हो गया, कुछ ही नहीं है यहाँ पे एलोकेशन। और नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बचे हैं। नंबर ऑफ एलोकेशन हमारे 6 हो गए। 7 7 20 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। यानी अब हमारा डीजेनरेसी आ गई। जब डीजेनरेसी लूप निकालते समय आती है, डीजेनरेसी दो समय ब्रिंग अप होती है। एक जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तभी, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो मैंने क्या बताया था, डीजेनरेसी में क्या करते हैं एक एप्सिलॉन बनाते हैं सबसे छोटे वाले नंबर पे, जो सबसे छोटा नंबर होता है उस पे बनाते हैं। जब इनिशियल स्टेज पे डीजेनरेसी आती है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे किस पे बनना चाहिए था 4 3 1 2 6, सबसे छोटा कौन सा है 1 पे। 1 पे तब बनता जब इनिशियल कंडीशन में डीजेनरेसी आती है। लेकिन यहाँ पे जब हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तब डीजेनरेसी आ रही है। तो तब हम कहाँ निकालते हैं, जो हाल ही में रिसेंटली जो हमारे जीरो हुए हैं या जिन्होंने अपना पैसा खोया है, जो माइनस में आए हैं, उनमें सबसे छोटे मेंबर पे हम एप्सिलॉन लगाते हैं। किसने पैसा खोया था यहाँ पे, किसने पैसा खोया था यहाँ पे, एक 5 ने दिया था, 5 जीरो हो गया था बेचारा, और एक 6 जीरो हो गया था। अब 5 और 6 में छोटा कौन है 5, तो एप्सिलॉन किस पे बनाएंगे हम 5 पे। एप्सिलॉन का मतलब जीरो ही है, 5 इंटू जीरो ही माना जाएगा। लेकिन डीजेनरेसी दिखाने के लिए 5 के ऊपर एप्सिलॉन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बताओ, समझ में आई तो बात, कोई भी एक बंदा। डीजेनरेसी दो तरीके से आ सकती है। जब किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद हम सेकंड जब आंसर निकालते हैं तभी हम चेक करते हैं m प्लस एन माइनस वन नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर है या नहीं है। हम देख लेते हैं, अगर इनिशियल कंडीशन पे ही नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर नहीं है तो जो मैट्रिक्स में सबसे छोटी नंबर्स होते हैं उसके ऊपर, सबसे छोटे नंबर के ऊपर हम एप्सिलॉन लगा देते हैं। ये केस कब होता है, जब इनिशियल कंडीशन पे आती है। जब हम लूप बनाते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करने के बाद आधे रास्ते में डीजेनरेसी आती है, तो हम वो चेक करते हैं जो हाल ही में रिसेंटली जो जिसने अपना पैसा खोया है, जो जीरो हुआ है, उसमें तो सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा था 6 5 में 5, क्योंकि 5 और 6 नहीं जीरो पैसे जीरो गए थे, तो 5 सबसे छोटा है इसलिए 5 पे एप्सिलॉन लगा दिया। अब सबकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z इक्वल टू जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा इतना था। हो गया क्लियर।